हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर में। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामीण चिकित्सा के मॉडल पेपर 7th को करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर 7th को करने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहिएगा। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए 3 प्रकार के, बी ऑप्शन है आपका 4 प्रकार के, सी ऑप्शन है आपका 5 प्रकार के, डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। आपको बतलाना है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से ही मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो वह आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 प्रकार के। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी से बाहर निकाले गए व्यक्ति को सर्वप्रथम कहाँ लेटा देना चाहिए? पानी से बाहर निकाले गए व्यक्ति को सर्वप्रथम कहाँ लेटा देना चाहिए? इस क्वेश्चन के आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपका कितना सही हो रहा है और आपकी तैयारी किस प्रकार की है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। पानी से बाहर निकाले गए व्यक्ति को सर्वप्रथम कहाँ लेटा देना चाहिए? तो समतल भूमि पर। पानी से बाहर निकाले गए व्यक्ति को सर्वप्रथम समतल भूमि पर लेटा देना चाहिए, इसलिए आपका राइट आंसर समतल भूमि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? नवजात शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। नवजात शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। नवजात शिशु की औसत लंबाई 47 से 50 सेंटीमीटर होती है। नवजात शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 47 से 50 सेंटीमीटर होती है। यह जो प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ग्रामीण चिकित्सा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसे ही एकदम प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह जो है यह मॉडल पेपर 7 है। यदि आप मॉडल पेपर 6, मॉडल पेपर 5, मॉडल पेपर 4, मॉडल पेपर 3, मॉडल पेपर 2 और मॉडल पेपर 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मौजूद है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नवजात शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है तो आपको मालूम हो ही गया होगा, 47 से 50 सेंटीमीटर। 47 से 50 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु के हृदय की धड़कन की सामान्य दर प्रति मिनट कितनी होती है? नवजात शिशु के हृदय की धड़कन की सामान्य दर प्रति मिनट कितनी होती है? आपको बतलाना है कि नवजात शिशु के हृदय की धड़कन की सामान्य दर प्रति मिनट कितनी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। नवजात शिशु के हृदय की धड़कन की सामान्य दर प्रति मिनट 120 से 140 होती है। नवजात शिशु के हृदय की धड़कन की सामान्य दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो 120 से 140 होती है, इसलिए आपका राइट आंसर 120 से 140 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु के सिर की परिधि सामान्य रूप से कितनी सेंटीमीटर होती है? नवजात शिशु के सिर की परिधि सामान्य रूप से कितनी सेंटीमीटर होती है? इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपका कितना सही हो रहा है और आपकी तैयारी किस प्रकार की है। नवजात शिशु के सिर की परिधि सामान्य रूप से कितनी सेंटीमीटर होती है? चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। नवजात शिशु के सिर की परिधि सामान्य रूप से 33 से 35 सेंटीमीटर होती है। नवजात शिशु के सिर की परिधि सामान्य रूप से कितनी सेंटीमीटर होती है? तो आपका राइट आंसर 33 से 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। नवजात शिशु के सिर की परिधि 33 से 35 सेंटीमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश पाचन के लिए भोजन को अच्छी तरह चबाएं। डैश पाचन के लिए भोजन को अच्छी तरह से चबाएं। मतलब यह क्वेश्चन पूछ रहा है किस पाचन के लिए भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है किस पाचन के लिए भोजन को अच्छी तरह से चबाएं। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए।
और हाँ, यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। डैश पाचन के लिए भोजन को अच्छी तरह से चबाएं, तो वो आपका राइट आंसर सुगम पाचन। सुगम पाचन के लिए भोजन को अच्छी तरह से चबाएं। किस पाचन के लिए भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए? सुगम पाचन के लिए। इसलिए आपका राइट आंसर सुगम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोते समय डैश का प्रयोग करें ताकि मलेरिया, डेंगू तथा चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों के हमले से बचा जा सके। सोते समय डैश का प्रयोग करें ताकि मलेरिया, डेंगू तथा चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों के हमले से बचा जा सके। आपको बतलाना है कि सोते समय किसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि मलेरिया, डेंगू तथा चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों से हम बच सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सोते समय जाली का प्रयोग करें ताकि मलेरिया, डेंगू तथा चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों के हमले से बचा जा सके। जाली या मच्छरदानी एक ही होता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर जाली हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ पर्यावरण के लिए अपने घर के समीप किसका पेड़ लगाना चाहिए? स्वस्थ पर्यावरण के लिए अपने घर के समीप किसका पेड़ लगाना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर यदि मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। यह बहुत ही आसान प्रश्न है, उम्मीद है कि यह आपको मालूम होगा पहले से ही। यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए लिखते रहिएगा तो आपको ही फायदा होगा, इससे आपको याद होता चला जाएगा। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। स्वस्थ पर्यावरण के लिए अपने घर के समीप किसका पेड़ लगाना चाहिए? चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। स्वस्थ पर्यावरण के लिए अपने घर के समीप नीम का पेड़ लगाना चाहिए। स्वस्थ पर्यावरण के लिए अपने घर के समीप किसका पेड़ लगाना चाहिए? तो वह नीम का पेड़ लगाना चाहिए, इसलिए आपका राइट आंसर नीम का पेड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब वसा का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है तो वह आपको क्या बना देता है? जब वसा का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है तो वह आपको क्या बना देता है? इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। जब वसा का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है तो वह आपको क्या बना देता है? चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। मोटा बना देता है। जब वसा का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है तो वह आपको क्या बना देता है? मोटा बना देता है, इसलिए आपका राइट आंसर मोटा बना देता है, सही हो जाएगा, मोटा आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खनिज लवण की दो प्रमुख विशेषताएं को लिखें। खनिज लवण की दो प्रमुख विशेषताएं को लिखें। खनिज लवण की दो प्रमुख विशेषताएं को आपको लिखना है। यदि आपको याद है या आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। खनिज लवण की दो प्रमुख विशेषताएं को आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, खनिज लवण ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते हैं। भोजन को पकाते समय खनिज लवण नष्ट नहीं होते हैं। देखिए खनिज लवण की दो प्रमुख विशेषताएं को आपको लिखना था, तो आपका पहला हो जाएगा खनिज लवण ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते हैं, दूसरा आपका हो जाएगा भोजन को पकाते समय खनिज लवण नष्ट नहीं होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। आपको बतलाना है कि जो लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कैल्शियम मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। आपको बतलाना है कि जो लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। यदि आपको मालूम है इस क्वेश्चन के आंसर को तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। कैल्शियम मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। सही, यह सही लिखा हुआ है क्योंकि कैल्शियम मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। कैल्शियम मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है, इसलिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध तथा दूध से बने उत्पाद जैसे दही, लस्सी, पनीर, मक्खन और घी एक कैल्शियम के सर्वोत्तम स्रोत हैं। आपको बतलाना है यह जो लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। दूध तथा दूध से बने उत्पाद जैसे दही, लस्सी, पनीर,
मक्खन और घी ये कैल्शियम के सर्वोत्तम स्रोत हैं। आपको बदलाना है कि यह जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बदलाइए, जिससे आपको पता चलता रहे आपका कितना सही हो रहा है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि दूध तथा दूध से बने उत्पाद जैसे दही, लस्सी, पनीर, मक्खन और घी ये सारे कैल्शियम के सर्वोत्तम स्रोत हैं। ये सभी कैल्शियम के सर्वोत्तम स्रोत हैं, इसलिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, करी पत्ता, हरा धनिया कैल्शियम के अच्छे स्रोत नहीं हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, करी पत्ता, हरा धनिया कैल्शियम के अच्छे स्रोत नहीं है। आपको बदलाना है कि यह जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। यदि आपको मालूम है कि यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बदलाइए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, करी पत्ता, हरा धनिया कैल्शियम के अच्छे स्रोत नहीं है, यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये सब कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। यह कैल्शियम के अच्छे स्रोत है, इसलिए यह गलत लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा था हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, करी पत्ता, हरा धनिया कैल्शियम के अच्छे स्रोत नहीं हैं, तो यह गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये है कैल्शियम के स्रोत हैं, इसलिए बिल्कुल यह गलत लिखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौह एक महत्वपूर्ण खनिज डैश है। लौह एक महत्वपूर्ण खनिज डैश है। आपको बतलाना है कि जो लौह एक महत्वपूर्ण खनिज है तो मतलब क्या है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। लौह एक महत्वपूर्ण खनिज डैश है, आपको बतलाना है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। लौह एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है। लौह एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है, इसलिए आपका राइट आंसर लवण हो जाएगा। लौह एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौह तत्व हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है। लौह तत्व हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है। आपको बतलाना है कि लौह तत्व हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लौह तत्व हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है। लौह तत्व हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है, जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। लौह तत्व हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है। यह हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। लौह तत्व हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है। यह हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। मतलब कि लौह तत्व जो है वह हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चावल तथा गेहूं से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। चावल तथा गेहूं से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। आपको बतलाना है कि चावल तथा गेहूं से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। चावल तथा गेहूं से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। यह बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। चावल तथा गेहूं से हमें विटामिन बी प्राप्त होता है। चावल तथा गेहूं से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो वह विटामिन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चावल तथा गेहूं से हमें विटामिन बी प्राप्त होता है, इसलिए आपका राइट आंसर विटामिन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेब तथा गाजर से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सेब तथा गाजर से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। यह भी बहुत ही आसान प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। सेब तथा गाजर से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सेब तथा गाजर से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। सेब तथा गाजर से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो वह विटामिन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। सेब तथा गाजर से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो वह है विटामिन ए। विटामिन ए हमें प्राप्त होता है सेब तथा गाजर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयोडीन की आवश्यकता हमें क्यों होती है। आयोडीन की आवश्यकता
हमें क्यों होती है। क्वेश्चन है हमारा आयोडीन की आवश्यकता हमें क्यों होती है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। आयोडीन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, इसके लिए हम आपको कुछ समय भी दे देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। आयोडीन की आवश्यकता हमें इसलिए होती है ताकि हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि व्यवस्थित रूप से कार्य कर सके। आयोडीन की आवश्यकता हमें इसलिए होती है ताकि हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि व्यवस्थित रूप से कार्य कर सके। आयोडीन की आवश्यकता हमें इसलिए होती है क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो है उसको व्यवस्थित रूप से कार्य करने के लिए ही आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि को व्यवस्थित रूप से कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा शुक्राणु का उत्पादन डैश में होता है। आपको बतलाना है कि शुक्राणु का उत्पादन किस में होता है। शुक्राणु का उत्पादन किस में होता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है शुक्राणु का उत्पादन डैश में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। शुक्राणु का उत्पादन डैश में होता है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। शुक्राणु का उत्पादन अंड ग्रंथि में होता है, अंडा ग्रंथि में होता है। शुक्राणु का उत्पादन किस में होता है, अंडा ग्रंथि में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडाणु का उत्पादन डैश में होता है। यहाँ पर पूछ रहा था शुक्राणु का उत्पादन, यहाँ पूछ रहा था शुक्राणु का उत्पादन। शुक्राणु का पूछे तो अंडा ग्रंथि हो जाएगा, अंड ग्रंथि। और यदि क्वेश्चन पूछे अंडाणु का उत्पादन, अंडाणु का उत्पादन पूछे तो आपका हो जाएगा अंडाशय। अंडाणु का उत्पादन पूछे, अंडाणु का उत्पादन किस में होता है तो वो आपका राइट आंसर अंडाशय हो जाएगा। शुक्राणु पूछे तो वो हो जाएगा अंडा ग्रंथि। और परंतु यहाँ पर पूछा है अंडाणु का उत्पादन, अंडाणु का उत्पादन पूछा है तो यह अंडाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ी आंत कितने भागों में विभाजित होती है, नाम लिखे। बड़ी आंत कितने भागों में विभाजित होती है, नाम लिखे। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। बड़ी आंत कितने भागों में विभाजित होती है, जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। बड़ी आंत कितने भागों में विभाजित होती है, तो जो बड़ी आंत है वह 3 भागों में विभाजित होती है। बड़ी आंत कितने भागों में विभाजित होती है, 3 भागों में विभाजित होती है। बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित होती है। आपका वो नाम है सिक्कम, बृहद्रांत, मलाशय। सिक्कम, बृहद्रांत, मलाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा था बड़ी आंत कितने भागों में विभाजित होती है, नाम लिखे। तो बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित होती है। बड़ी आंत कितने भागों में विभाजित होती है, तो वह 3 भागों में विभाजित होती है। कौन कौन है, सिक्कम, बृहद्रांत और मलाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटी आंत कितने भागों में विभाजित होती है, नाम लिखे। छोटी आंत कितने भागों में विभाजित होती है, नाम लिखे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था बड़ी आंत कितने भागों में विभाजित होती है, नाम लिखे। बड़ी आंत पूछे तो वो भी 3 है। बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित होती है, सिक्कम, बृहद्रांत, मलाशय। परंतु यहाँ पर पूछा है छोटी आंत। छोटी आंत कितने भागों में विभाजित होती है, नाम लिखे। इसका भी नाम लिखना है, छोटी आंत कितने भागों में विभाजित होती है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपकी कितनी सही हो रही है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। छोटी आंत कितने भागों में विभाजित होती है, नाम लिखे। तो छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होती है। बड़ी आंत भी 3 भागों में विभाजित होती है। छोटी आंत भी 3 भागों में विभाजित होती है। इसका नाम इस प्रकार है ग्रहणी, अग्रक्षुद्रांत, क्षुद्रांत। ग्रहणी, अग्रक्षुद्रांत, क्षुद्रांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछे कि बड़ी आंत कितने भागों में विभाजित होती है, तो वो भी 3 भागों में विभाजित होती है। परंतु यहाँ पूछा है छोटी आंत कितने भागों में विभाजित होती है, तो यह भी 3 भागों में विभाजित होती है। इसका नाम इस प्रकार का है ग्रहणी, अग्रक्षुद्रांत और क्षुद्रांत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा श्वास नली या वायु नली से आप क्या समझते हैं। श्वास नली या वायु नली से आप क्या समझते हैं। आपको बतलाना है कि श्वास नली से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वास नली से आप क्या समझते हैं। श्वास नली को ही वायु नली भी कहते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। और हाँ, यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करते रहिए। श्वास नली से आप क्या समझते हैं, जल्दी से अपने आंसर को बतलाइए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग।
श्वास नली से आप क्या समझते हैं? यह एक 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी नली है जो गर्दन में कंठ के नीचे तथा थोरेक्स के भीतर विद्यमान होती है। यह 2 शाखाओं में विभाजित होती है जिन्हें दाई श्वसनी तथा बाई श्वसनी कहते हैं, जो छाती के मध्य में होती है। इस क्वेश्चन को आपको एकदम याद कर लेना है। यह एक 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी नली है जो गर्दन में कंठ के नीचे तथा थोरेक्स के भीतर विद्यमान होती है। यह 2 शाखाओं में विभाजित है जिन्हें दाई श्वसनी तथा बाई श्वसनी कहते हैं, जो छाती के मध्य में होती है। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी पूछ देगा कि श्वास नली कितने भागों में विभाजित होती है। श्वास नली कितने भागों में विभाजित होती है, तो आपको बता देना है कि यह 2 शाखाओं में विभाजित होती है। यह कितने शाखाओं में विभाजित है? यह 2 शाखाओं में विभाजित है। परंतु यहाँ पूछा है श्वास नली से आप क्या समझते हैं? यह एक 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी नली है जो गर्दन में कंठ के नीचे तथा थोरेक्स के भीतर विद्यमान होते हैं। यह 2 शाखाओं में विभाजित होते हैं जिन्हें दाई श्वसनी तथा बाई श्वसनी कहते हैं। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देगा कि श्वास नली के 2 शाखाओं को नाम लिखे, तो आपको बतला देना है दाई श्वसनी तथा बाई श्वसनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेशियों के कार्य क्या है? पेशियों के कार्य क्या है? आपको बतलाना है कि पेशियों के कार्य क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। पेशियों के कार्य क्या है? इसके लिए हम आपको कुछ समय भी दे रहे हैं। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। पेशियों के कार्य क्या है? आपको जो आ रहा है वही लिखिए, सही हो या गलत हो फिर तो मिलाएंगे ही, परंतु जो आपको आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है, उसको आपको लिख देना है। क्योंकि लिखिएगा तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आप किस प्रकार लिख रहे हैं और आंसर कैसा है। जल्दी से अपने आंसर को लिखिए। गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था पेशियों के कार्य क्या है? तो शरीर को आकार प्रदान करना, शरीर की सभी क्रियाओं को संभव बनाना, पेशियां आंतरिक इंद्रियों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा पेशियां ग्लाइकोजीन भंडारित करती है जिसका प्रयोग पेशियों के संचालन के दौरान ऊर्जा के लिए किया जाता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पेशियों के कार्य क्या हैं? शरीर को आकार प्रदान करना, शरीर को आकार प्रदान करना, शरीर की सभी क्रियाओं को संभव बनाना, पेशियां आंतरिक इंद्रियों को सुरक्षा प्रदान करती है, पेशियां ग्लाइकोजीन भंडारित करती है जिसका प्रयोग पेशियों के संचालन के दौरान ऊर्जा के लिए किया जाता है। उम्मीद है कि यह जो क्वेश्चन होगा आपको याद हो गया होगा। यह जो क्वेश्चन है पेशियों के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर आप देख लीजिए। शरीर को आकार प्रदान करना, शरीर की सभी क्रियाओं को संभव बनाना, पेशियां आंतरिक इंद्रियों को सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देता है कि शरीर को आकार प्रदान करना किसका काम है, तो आपको बतला देना है पेशिया का काम है। या ऐसे भी पूछ देगा शरीर की सभी क्रियाओं को संभव कौन बनाता है, तो पेशिया बनाता है। पेशियां आंतरिक इंद्रियों को सुरक्षा प्रदान करती है, तो क्वेश्चन में ऐसे पूछ देगा कि आंतरिक इंद्रियों को सुरक्षा प्रदान कौन करती है, तो आपको बतला देना है पेशिया। पेशिया ग्लाइकोजन भंडारित करती है। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देगा कि पेशिया क्या भंडारित करती है, पेशिया क्या भंडारित करती है, तो आपको बतला देना है ग्लाइकोजीन। आपको बतला देना है पेशिया ग्लाइकोजीन भंडारित करती है जिसका प्रयोग पेशियों के संचालन के दौरान किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो चलिए उम्मीद है यह आपको याद हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कान को कितने भागों में विभाजित होते हैं? कान कितने भागों में विभाजित होते हैं? आपको बतलाना है कि कान कितने भागों में विभाजित होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। कान कितने भागों में विभाजित होते हैं? यह बहुत ही आसान प्रश्न है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। कान कितने भागों में विभाजित होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 भागों में। कान कितने भागों में विभाजित होते हैं, तो वह 3 भागों में आपका राइट आंसर हो जाएगा। कान 3 भागों में विभाजित होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर 3 सही हो जाएगा। कान 3 भागों में विभाजित होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर 3 भागों में हो जाएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके और मॉडल पेपर 8 आपको मिल सके। तो चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।